हेलो स्टूडेंट, मैं संजय चौहान। आज हम क्लास 9 का लेसन नंबर 6 जनसंख्या टॉपिक है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, पिछले वीडियो के अंदर हमने लिंग अनुपात क्या है, लिंग अनुपात दर किसे कहते हैं और लिंग अनुपात ज्ञात करने का सूत्र या फॉर्मूला कौन सा है उसके बारे में पढ़ा। साथ ही हमने बच्चों देखा कि स्वास्थ्य सेवाएं या स्वास्थ्य जो टॉपिक के अनुसार जो स्वास्थ्य सेवाओं के विकास के कारण भारत में 1951 के बाद किस तरह मृत्यु दर में गिरावट आई और किस तरह लोगों के जीवन प्रत्याशा दर में वृद्धि हुई उसके बारे में विस्तार के साथ हमने अध्ययन किया। आज हम बच्चों जनसंख्या टॉपिक का एक महत्वपूर्ण बिंदु है, वो है हमारा साक्षरता। क्या है? साक्षरता। उसके बारे में हम विस्तार के साथ अध्ययन करेंगे। देखो, साक्षरता क्या है या लिटरेसी क्या है, यह क्वेश्चन काफी बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसके लिए आप सीधी सी परिभाषा है, 7 वर्ष से अधिक आयु वाले बच्चे जब अपनी मातृभाषा में पढ़ लिख सकते हैं तथा उनको अंक गणितीय ज्ञान हो, उसे हम क्या कहते हैं? साक्षरता। इसमें बच्चों कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को बताया हुआ है। एक तो उम्र कितनी होनी चाहिए? 7 वर्ष। और उसमें किस भाषा में ज्ञान होना चाहिए? मातृभाषा में। और उसके साथ संख्या ज्ञान होना चाहिए, अंक गणितीय। जब व्यक्ति की उम्र 7 वर्ष होनी चाहिए और उसे अपनी मातृभाषा, और हमारे हम मातृभाषा के रूप में हम क्या लेते हैं? हिंदी। क्या लेते हैं? हिंदी, जिसके अंदर हमें इसके बारे में बताया गया। और हमारी हिंदी जो भाषा है वो कौन से भाग में, अनुसूची में? अनुसूचिया में है। यदि पूछा जाए तो 8वीं अनुसूची के अंदर है, जो 343 से 351 के बीच में हमारे संविधान के अंदर दी हुई है। 343 से 351 के बीच में दी हुई है, जिससे हमें क्या भाषा दी गई है? राज्य भाषा का दर्जा दिया गया है। राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया हुआ, राज्य भाषा का दर्जा दिया हुआ। और भारत के अंदर सबसे ज्यादा जो बोली जाने वाली जो भाषा है वो हिंदी है। और इस तरह विश्व के 10 ऐसे देश है जहां सबसे ज्यादा हिंदी भाषा बोली जाती है। तो इस हिंदी भाषा के अंदर व्यक्ति को जब अपनी मातृभाषा में वो पढ़ लिख सकते हैं और साथ में उसे अंकगणितीय, अंकगणितीय का मतलब होता है बच्चों जोड़ बाकी, जिसके माध्यम से वो अपने जो पैसा है या रुपया है उस खरीदारी के समय आसानी से क्या कर सके? गणना कर सके। उसी को हम क्या कहते हैं? साक्षरता कहते हैं। तो साक्षरता किसे कहते हैं उसकी आपको परिभाषा मिल गई। यदि आपसे पूछ ले साक्षरता दर, साक्षरता दर, तो आपको सीधा से याद रखना है 7 वर्ष से अधिक आयु वाले बच्चे जब अपनी मातृभाषा में पढ़ लिख सकते हैं और उनको अंकगणित ज्ञान हो, उसके अनुपात को हम क्या कहेंगे? साक्षरता दर। बस इतना सा जोड़ना है और कुछ नहीं जोड़ना है। परिभाषा वो की वही है लगभग, उसके पीछे क्या लगाना है? अनुपात का। तो अनुपात ही उसको क्या किसमें परिवर्तन कर देगा? दर के अंदर परिवर्तन कर देगा। ठीक है। अब अपन यदि पूछ ले कि भारत की औसत साक्षरता दर कितनी है, तो भारत की औसत साक्षरता दर कितनी है बच्चों? तो याद रखना 2011 के अनुसार 74.04%।
कितना है 74.04% 2011 के अनुसार। इसका मतलब हमारी जो राष्ट्रीय साक्षरता दर है विश्व के बहुत सारे देशों से बहुत ही ज्यादा पिछड़ी हुई है। अब यदि हम देखते हैं भारत में सबसे ज्यादा साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? केरल। कौन सा है? केरल। जो केरल राज्य है वो भारत की सबसे ज्यादा साक्षरता वाला क्या है? राज्य है। लगभग इसके अंदर 93.91 साक्षरता पाई जाती है। 93.91% साक्षरता देखने को मिलती है। ठीक है बच्चों, यदि हम पूछ ले कि भारत में सबसे कम साक्षरता वाला राज्य, तो भारत में सबसे कम साक्षरता वाले राज्य की बात करें तो वो है राज्य बच्चा बिहार। बिहार राज्य की बच्चों साक्षरता दर है वो बहुत ही क्या है? कम देखने को मिलती है। अब यदि पूछ ले भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी है, तो याद रखना भारत की जो पुरुष साक्षरता दर लगभग 80.9% है। लगभग अपन मानते तो 81%। कितने प्रतिशत है? 81% है जो भारत की कुल पुरुष साक्षरता देखने को मिलती है। यदि पूछ ले भारत में महिला साक्षरता दर, तो आप सीधा सा याद रखना 64.6%। कितना है? 64.6% है वो भारत के अंदर महिला साक्षरता दर देखने को मिलती है। और यदि हम राजस्थान के अंदर देखते हैं, राजस्थान की औसत साक्षरता दर तो 66.1% देखने को मिलती है। कितनी है? 66.1% है जो राजस्थान की औसत साक्षरता दरों में से एक है। ठीक है बच्चों, और फिर अपन राजस्थान में सबसे ज्यादा साक्षरता वाला जिला कौन सा है बच्चों? कोटा। कौन सा है? कोटा जिला है वो राजस्थान का सबसे ज्यादा साक्षरता वाला जिलों में से एक माना गया है। ठीक है बच्चों, फिर यदि पूछ ले राजस्थान में सबसे कम साक्षरता वाला जिला, तो राजस्थान में सबसे कम साक्षरता वाला जिला जालोर है। कौन सा है? जालोर जिला है वो राजस्थान का सबसे कम साक्षरता वाला जिलों में से एक माना जाता है। काफी बार सवाल आता है बच्चों कि भारत में साक्षरता दर कम होने का कारण, साक्षरता दर कम होने का कारण पूछ लेते हैं। तो सबसे पहले लिंग भेदभाव। आज भी भारत के अंदर साक्षरता दर का कम होने का कारण लिंग भेदभाव अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि बच्चों आपको मालूम ही है गांवों के अंदर जो लड़कियां होती हैं उनको अभी भी ज्यादा पढ़ाया नहीं जाता है, या फिर पढ़ाया जाता है उतनी क्लास तक पढ़ाया जाता है जितनी गांव के अंदर स्कूल होती है। इसके कारण जो सेकेंडरी, हाई सेकेंडरी, जो कॉलेज की जो पढ़ाई है वो नहीं कर पाती, इस कारण से शिक्षा से वो पिछड़ जाती हैं। दूसरा कारण आर्थिक स्थिति।
क्या है? आर्थिक स्थिति। गांव के अंदर आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास इतनी आमदनी नहीं है कि वो बच्चों को अपनी अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए शहरों में भेज सके या फिर प्राइवेट सेक्टर के अंदर भेजकर वो अच्छी बच्चों को शिक्षा प्राप्त करवा सके। इस कारण से वहां के लोगों के पास पैसे की कमी के कारण वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं। इस कारण से देश की शास्त्र धर्म की आ जाती है कमी। तीसरा कारण अजागरूकता। लोगों के अंदर आज भी अजागरूकता है। सोचते हैं कि लड़का पढ़ेगा तो हमारा घर का काम करेगा या हमारे घर के लिए पैसे कमा कर लाएगा, हमारा घर का नाम रोशन करेगा। जबकि लड़की पढ़ाई जाएगी तो पराए घर जाने के बाद उनको काम आएगी, हमारे क्या फायदा है। ऐसी ऐसी विचारधाराएं लोगों के अंदर गढ़ी रहती है, जिसके कारण वो अपनी बच्चियों या अपनी बेटियों को पढ़ा नहीं पाते हैं और नहीं पढ़ा पाने के कारण वो लोगों उस क्षेत्र के अंदर शास्त्र धर्म की आ जाती है कमी आ जाती है। तो कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो देश के शास्त्र धर्म को क्या करता है? प्रभावित करता है। यदि भारत सरकार के द्वारा भी शास्त्र धर्म को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी नीतियां बनाई गई हैं। पहला 2000 के अंदर एक नीति बनी थी, उसमें आपको पता ही होगा 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाए। कौन सी शिक्षा? निःशुल्क शिक्षा दी जाए, जो राष्ट्रीय नीति के अंदर राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के अनुसार बनाई गई। और संविधान संशोधन 2002 के अंदर 86वां संविधान संशोधन हुआ, जिसके अंदर इसको 21 के अंदर इसको संयुक्त किया गया और 45 अनुच्छेद में भी इसको जोड़ा गया, जिसके अनुसार ये देखा गया कि बच्चों को 6 से 14 तक शिक्षा दिलाना माता पिता का कर्तव्य माना जाता है। फिर आपको मालूम ही है बहुत सारे ऐसे प्रोत्साहन राशि लड़कियों को दी जाती है, जैसे गार्गी पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? गार्गी पुरस्कार। जो 10th क्लास के अंदर और 12th क्लास के अनुसार 10th क्लास में जब 75% से अधिक बन जाते हैं तो उस समय इसको 6,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाता है। और 10th के अंदर जब 75% बन जाता है उस समय उसको 5,000 का पुरस्कार दिया जाता है। फिर कॉलेज लेवल के अंदर जब आती हैं बच्चियां तो उसके अनुसार आपको प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना, प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना, मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना और मानव समाज कल्याण छात्रवृत्ति योजना आदि प्रकार की योजनाएं चलाई गई, जिससे कारण गांव के अंदर जो बच्चियां पढ़ने से वंचित रह जाती है उनको भी पढ़ाया जा सके और वो आगे की जो सेकेंडरी है, हाई सेकेंडरी है, कॉलेज लेवल की जो पढ़ाई है वो आसानी से पूरा कर सके। इसलिए सरकार ने शिक्षा के प्रति एक महत्वपूर्ण कदम इस प्रकार की योजनाओं के साथ उठाया है। अब हम बच्चों लेते हैं राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, जिसकी शुरुआत 2000 के अंदर हुई थी। याद रखना बच्चों, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की शुरुआत कब हुई थी? 2000 के अंदर हुई थी। अब राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था और उनको शुरू करने का क्या कारण था, वो हम इस बिंदु के माध्यम से समझेंगे। परिवार के आकार को सीमित रखकर एक व्यक्ति के स्वास्थ्य एवं कल्याण को सुधारा जा सकता है। देखो, पहला उद्देश्य तो यही था कि भारत के अंदर जो जनसंख्या थी बहुत तेजी से बढ़ रही थी। अब इसको ऊपर कंट्रोल कैसे पाया जा सके, किस तरह इसको रोका जा सके, और यदि ऐसा नहीं किया गया और बहुत बड़ा परिवार हो गया तो उन पूरे परिवार के सदस्यों के लिए जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उपलब्ध कराना देश के लिए और उन लोगों के लिए क्या होगा? बहुत ही मुश्किल होगा। इसलिए सरकार ने कौन सी नीति बनाई? परिवार नियोजन की नीति बनाई। क्या बनाई? परिवार नियोजन की नीति बनाई, जिसके कारण परिवार को आकार क्या हो गया? सीमित हो गया, और सीमित हो जाने के कारण उनके स्वास्थ्य एवं कल्याण को सुधारा जा सका। भारत सरकार ने 1952 में एक व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम का प्रारंभ किया। 1951 में प्रथम जनसंख्या नीति बनी,
और 1951 के अंदर प्रथम जनसंख्या की गणना हुई और उसके बाद 1952 के अंदर परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसमें यह कहा गया कि अधिक संतान उत्पत्ति हो जाने से किस तरह आर्थिक प्रभाव पड़ता है, आर्थिक दबाव पड़ता है, और यदि हम उस पर कंट्रोल कर लें तो किस तरह हम आर्थिक दबाव को कम कर सकते हैं। इस प्रकार लोगों को समझाया गया और उन्हें जागरूकता प्रदान की गई। और परिवार नियोजन कार्यक्रम में यह भी रखा गया कि एक से ज्यादा संतान होनी चाहिए या 2 संतानें होनी चाहिए या कितनी संतानें होनी चाहिए। यदि अपन के वर्तमान में देखा जाए तो यह कहा जाता है कि यदि 2 संतान होती है तो वो परिवार नियोजन के अनुसार अनुकूल मानी जाती है और उनका लालन पालन करना, उस पर पूर्ण रूप से ध्यान रखना क्या हो जाता है, आसानी से हो सकता है। और हमारे देश के अंदर ये नीति भी बनाई गई है, यदि गवर्नमेंट सर्वेंट व्यक्ति होता है उसके 2 से ज्यादा संतान होती है तो उसके नौकरी नहीं मिलती है। और भी आपने देखा होगा आज राजनीतिक गतिविधियों के अनुसार भी देखा जाए तो 3 संतान से ज्यादा यदि कोई की व्यक्ति की होती है तो वो कोई किसी प्रकार के सरपंच है उसके अंदर भी खड़ा नहीं हो सकता या वार्ड पंच के अंदर भी खड़ा नहीं हो सकता। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2014 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने, शिशु मृत्यु दर के प्रति 1000 से 30 से कम लेने का निर्णय लिया गया। और राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंदर बनी और उस नीति के अनुसार क्या कहा गया कि जो 14 वर्ष से कम आयु वाले जो बच्चे हैं, 14 वर्ष से कम आयु वाले जो बच्चे हैं उनको सरकार के द्वारा निःशुल्क RT राइट टू एजुकेशन के तहत उनको फ्री में शिक्षा दी जाएगी। चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो तो उसके अंदर 25% सीटें आरक्षित की गई RTE के तहत, और गवर्नमेंट के अंदर तो आपको खुद को ही मालूम है पूरी फ्री शिक्षा मिलती है। और ये हमारे कौन से अनुच्छेद में दिया हुआ, 86वां संविधान संशोधन के अंदर 21 के अंदर इसको जोड़ा गया और 45 के अंदर भी इसको संक्षेप के अंदर जोड़ा गया है। अगला बिंदु, भारत में केंद्रीय नियोजन के मुख्य तरीके टीका रोधी बीमारी से बच्चों को छुटकारा दिलाने और लड़कियों की शादी की उम्र को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने तथा परिवार नियोजन का एक जन केंद्रित कार्यक्रम करके शुरू किया गया। और भारत के अंदर केंद्रीय नियोजन जो शाखा है उसका मुख्य कार्य क्या था कि टीका रोधी बीमारी से बच्चों को छुटकारा, जो टीके के माध्यम से जो बीमारियां हो रही उसे बीमारी से क्या पाए, छुटकारा। जैसे आपने देखा होगा पहले चेचक रोग होता था बच्चों के अंदर, तो उसके प्रति बच्चों को अब जन्म होते ही उनको क्या लग जाते हैं, टीका, जिसके कारण उनकी बीमारियां वो शरीर के अंदर ना आए। फिर लड़कियों की शादी की उम्र को बढ़ाने, और फिर आपने देखा पहले से 15 साल 16 साल की लड़कियों की शादी कर दी जाती थी, लेकिन वर्तमान में 18 वर्ष की लड़की और 21 वर्ष का जो लड़का होती है उन्हीं की शादी वैध मानी जाती है और इससे पहले की जाती है तो बाल विवाह के रूप में आते हैं, जिसके कारण अवैध घोषित मान सकते हैं। इसके अलावा परिवार नियोजन करके एक केंद्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया है। अब हम अगला बिंदु लेते हैं, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 और किशोर। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के कारण किशोरों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा और किशोरों की किस प्रकार महत्वपूर्ण आवश्यकता की पूर्ति हुई, उन सब के बारे में इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। पौष्टिक आवश्यकताओं के अतिरिक्त इस नीति के अवांछित गर्भधारण और यौन संबंधों के प्रसारित बीमारी से शिकार किशोरियों की सुरक्षा प्रदान करना। देखो, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 और किशोर जो नीति बनी उसके अंदर सबसे पहले है कि जो किशोर किशोरियां हैं उनको जो पौष्टिक भोजन है, संतुलित भोजन है वो मिलना चाहिए। साथ में ये कहा गया गर्भ निर्धारण, मतलब अवांछित नीति से जो गर्भ निर्धारण करते हैं उसके ऊपर उन्होंने रोक लगाई, और यौन संबंधों की बीमारी से शिकार जो किशोरी को सुरक्षा, और यौन संबंध के दौरान जो बीमारियां होती है जैसे एड्स है तथा और बहुत सारी ऐसी बीमारियां, उनके प्रति रोकथाम के संबंधित नीतियां भी बनाई गई है। इस नीति के अनुसार ऐसे कार्यक्रम चलाए जिसका उद्देश्य देर से विवाह, और इस नीति के अनुसार मतलब राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 किशोर है, उस नीति के अनुसार लड़कियों की जो शादी की जो उम्र है वो देरी से कर दी गई। जैसे पहले 16 वर्ष की थी, बाद में कर दी 18 वर्ष, तो 2 वर्ष लेट हो गई। लड़के की जो 18 वर्ष थी वो 21 वर्ष हो गई, 3 वर्ष लेट हो गई। तो देरी से विवाह करने के कारण भी जनसंख्या के ऊपर जो वृद्धि है वो काफी रुकी है। और देश से संतान उत्पत्ति को प्रोत्साहित करना, और उसके बाद देश से संतान उत्पत्ति काफी बार पहले क्या होता था, शादी के कुछ वर्षों के अंदर बच्चे की उत्पत्ति हो जाती, लेकिन अब पढ़े लिखे जो जागरूक लोग होते हैं वो पहले अपने जो लक्ष्य है उसको ध्यान में रखते हुए अपनी जिंदगी के अंदर संतान उत्पत्ति की प्रक्रिया को या टारगेट को अपनाते
है। किशोर किशोरियों के असुरक्षित और संबंधों के कुप्रभाव के बारे में शिक्षित करना, और जो किशोर किशोरी जो अपनी बाल उम्र के अंदर कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं और यौन संबंध जैसी क्रियाएं अपना लेते हैं, उनके प्रति लोगों को क्या करना है, जागरूक करना है, जिसके कारण वो इन प्रकार की बीमारियों से भी बच सके। किशोर किशोरियों को गर्भ निरोधक सेवाओं को पहुंच, और किशोर किशोरियों को गर्भ निरोधक जो सेवाएं हैं वो पहुंच होनी चाहिए, जिसके कारण वो संतान उत्पत्ति के बीच में गैप भी रख सके और देरी भी कर सके। गर्भ निरोधक के अनुसार आपने देखा होगा बहुत सारी नीति अपनाई जाती है, जैसे कॉपर टी और आपके और प्रकार की माला डी मेडिसिन जो गोलियां होती है वो, और विभिन्न प्रकार के जो और जो प्रक्रिया उन सबको अपनाया जाता है। खरीद के भीतर बनाना, और फिर उनको जब कोई गर्भ निरोधक की जो चीज होती है वो खरीद को भीतर बनाया गया, मतलब इसको खुले में बेचा नहीं जा सकता और आसानी से उनको उपलब्ध भी नहीं कराया जा सकता। और खाद्य संपूरक और पौष्टिक सेवाओं को उपलब्ध कराना, और लोगों को जो किशोर किशोरियां हैं जो कुपोषण है या कमजोर है उनको पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना वो भी सरकार का दायित्व है। और बाल विवाह को रोकने का कानून भी सुदृढ़ करना, जो बाल विवाह कानून को भी क्या कर दिया गया है, सुदृढ़ कर दिया गया कि बाल विवाह यदि ऐसा होता है, पाया जाता है, तो उसके गांव का सरपंच, उस गांव के जो क्षेत्र का जो वार्ड पंच और वहां के जो लोग और उसके बारात में आने वाले जो लोग, हलवाई, यहाँ तक कि जो उससे संबंधित जो भी इस बाल विवाह के अंदर आते हैं उन सबको भी कड़ी से कड़ी सजा मिलती है। किसी भी राष्ट्र के लिए वहां के लोग बहुमूल्य संसाधन होते हैं, और किसी राष्ट्र के लिए वहां के जो लोग होते हैं क्या होते हैं बच्चों, बहुमूल्य संसाधन। जैसे हम हैं तो हमारे राष्ट्र के क्या है, बहुमूल्य संसाधन। क्यों कि आने वाले समय में हम देश के विकास के लिए क्या करेंगे, योगदान करेंगे। और मानव संसाधन किसे कहते हैं, ऐसे व्यक्ति जो देश के आर्थिक विकास में योगदान देते हैं उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, मानव संसाधन। एक शिक्षित एवं स्वस्थ जनसंख्या ही कार्य सक्षम शक्ति प्रदान करती है, और शिक्षित और स्वस्थ जनसंख्या होती है वो एक कार्य शक्ति में क्या करती है, वृद्धि करती है। तो आपने बच्चों इस वीडियो के अंदर आपने देखा कि जनसंख्या नीति क्या है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2002 और किशोर पर क्या प्रभाव उसको पढ़ा, और साक्षरता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त की। देखो बच्चों, आपने जनसंख्या टॉपिक के अंदर आपने सबसे पहले जनसंख्या के बारे में जाना, फिर जनसंख्या वेतन के बारे में जानकारी प्राप्त की, और देखा कि विश्व के अंदर, भारत के अंदर कहाँ कहाँ कितनी जनसंख्या पाई जाती है। फिर आपने जनसंख्या घनत्व के बारे में पढ़ा, और जनसंख्या घनत्व का फॉर्मूले के बारे में पढ़ा, और उसका उत्तर कैसे निकाला जा सकता है उसके बारे में आपने जानकारी प्राप्त की। फिर आपने जनसंख्या वृद्धि के बारे में अध्ययन किया, और जनसंख्या वृद्धि के जो कारक या घटक थे उनको कौन कौन से प्रभावित करते हैं उनके बारे में आपने विस्तार से जानकारी प्राप्त की। फिर आपने साक्षरता और लिंगानुपात के बारे में पढ़ा, स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में पढ़ा या स्वास्थ्य के बारे में पढ़ा, और जनसंख्या नीति के बारे में पढ़ा, और राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2002 और किशोर के बारे में पढ़ा, और इनके विस्तार के साथ अध्ययन किया है। आपने बच्चों जनसंख्या टॉपिक के माध्यम से आपने देखा कि परिवार नियोजन किसी देश के आर्थिक विकास में किस तरह योगदान देता है, और परिवार नियोजन से देश का विकास कैसे होता है, और परिवार नियोजन करने से क्या और फायदे हो सकते हैं, उनके बारे में आपने विस्तार के साथ इस टॉपिक में अध्ययन किया है। थैंक यू।